एक लड़की तेज रफ्तार से कार चलाते हुए बीच जंगल से जा रही थी। कार में बजता तेज म्यूजिक दूर दूर तक पूरे जंगल की शांति को भंग कर रहा था। लड़की भी अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए सिक्किम के रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक ही उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत कार के सामने खड़ी है, जिसे बचाने के लिए लड़की ने ब्रेक मारी पर ब्रेक फेल थी। लड़की ने कार को संभालने की बहुत कोशिश की, पर कार तो किसी सांप की तरह रोड पर चले जा रही थी। रोड की एक तरफ गहरी खाई थी और दूसरी तरफ गहरा घना जंगल, जिसका मतलब था दोनों तरफ मौत। जब उस लड़की को अपनी मौत साफ दिखने लगी तो वो दरवाजा खोलकर कार से कूद गई। कार सीधा खाई में जा गिरी। कार को इस तरह से नेस्तनाबूद होते देख उस लड़की की रूह कांप गई। पहले कुछ देर लड़की ने खुद को यकीन दिलाया वो अब भी जिंदा है। फिर अपने पर काबू पाते ही लड़की ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी से बात करने लगी। कहाँ रह गए तुम? तुम्हें पता भी है मैं अभी मरते मरते बची हूँ। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तुम बस जल्दी आओ मुझे लेने। मुझे इस जंगल से बहुत डर लग रहा है। लड़की की बात सुन रोहन ने मुस्कुराते हुए फोन पर कहा, अरे तुम्हारी जान तो मैं हूँ, फिर भला कोई दूसरा तुम्हें मुझसे कैसे छीन सकता है? नॉट सो फनी रोहन, तुम्हें पता भी नहीं है मैं अभी मौत के मुंह से वापस आई हूँ और तुम्हें अभी भी रोमांस सोच रहा है। कुमुद की बातें सुन रोहन को भी उसकी सिचुएशन का अंदाजा लग गया, जिसे सुन रोहन ने तुरंत कुमुद को संभालते हुए कहा, कुमुद मैं बस रास्ते में ही हूं, तुम घबराओ नहीं। अब तुम खुद ही गुस्से में खराब कार लेकर चली गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? पता नहीं किसने तुम्हें ये आर्मी ऑफिसर की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का आइडिया दिया। कसम से इसके पीछे पूरी तरह पागल हो रखी हो तुम। रोहन की इस बात पर कुमुद बोली, मुझे मालूम था तुम भूल जाओगे। मैंने इस फिल्म के अलावा भी एक बात और कही थी तुमसे, जिसका तुमने जिक्र तक नहीं किया। कुमुद याद है मुझे, तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। अब वो क्या है ये तो मैं वहां आकर ही जान पाऊंगा। बस तुम धीरे धीरे कैंप तक पहुंचो, मैं तुम्हें रास्ते में मिल जाऊंगा। और डरने की कोई बात नहीं है, आर्मी का इलाका है। कुमुद रोहन की बातें करती हुई पैदल ही रास्ते पर चल दी। वो अभी कुछ कदम ही दूर गई थी कि अचानक ही कुमुद के आसपास फिर उस बूढ़ी औरत का काला साया मंडराने लगा, जिसकी वजह से वो मरते मरते बची थी। वही काला साया अब कुमुद के इर्द गिर्द घूम उसका गला घोंट रही थी, उसके शरीर को नोच रही थी, जिससे कुमुद अपने ही खून में लथपथ हो गई। कोई है? कोई तो मेरी मदद करो। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ये क्या चीज मेरे आसपास घूम रही है, मुझे काट रही है। कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। कोई सुन रहा है क्या? अभी एक पल पहले जो कुमुद हंसी खुशी रोहन से बातें कर रही थी, वही कुमुद अब अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रही थी। उस बूढ़ी औरत के काले साए ने कुमुद को बीच हवा में उठा लिया। कुमुद अब हवा में इतनी ऊपर उठ गई थी कि आराम से घने काले जंगल और खाई में गिरी चल रही कार को भी देख सकती थी। कुमुद को एहसास हो गया था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगी। कुमुद अभी अपनी आखिरी सांसें लेने ही वाली थी कि तभी उसे किसी शख्स की बुलंद आवाज सुनाई दी। कौन चीख रहा है? मैं कहता हूं सामने आओ। हवा में ऊपर लटकी कुमुद अपनी मौत को स्वीकार कर चुकी थी कि अचानक ये आवाज सुन कुमुद ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यहाँ ऊपर देखिए, मैं यहाँ ऊपर हूँ। ये बूढ़ी औरत का सर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं मरना नहीं चाहती। मेरे अंदर पल रही गंदी सी जान को मुझे ये दुनिया दिखानी है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। दर्द में तड़पते हुए कुमुद बिलक बिलक कर रो रही थी और उस शख्स की मदद की गुहार लगा रही थी। कुमुद की बात सुन उस शख्स ने नीचे पड़ी लकड़ियों को उठाया और उस पर अपना रुमाल बांध उसे एक मशाल की तरह जला दिया और तुरंत ही कुमुद की ओर फेंक दिया। मशाल कुमुद के बगल से गुजरी, जिससे उसके आसपास मंडरा रही उस बूढ़ी औरत का साया कुमुद से दूर हट गया और अगले ही पल कुमुद एक झटके से गहरी झाड़ियों में जा गिरी। मैडम जी आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? वो शख्स अंधेरे में ही झाड़ियों में कुमुद को ढूंढने लगा। उस शख्स ने कुमुद को बहुत ढूंढा पर कुमुद उसे कहीं नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऊपर से तो इन्हीं झाड़ियों में गिरी थी, पर एकदम से कहां गायब हो सकती है?
वो शख्स खुद से अभी यह कह ही रहा था कि उसे दूर जंगल में पेड़ के पीछे दो चमकती आंखें दिखीं, जिसे देख एहसास साफ हो गया था कि वो कोई इंसान ही था जो उन दोनों पर नजर रखे हुए था। यही जिज्ञासा ले वो शख्स जंगल में उन आंखों का पीछा करने जा ही रहा था कि तभी उसने कुमुद के दर्द में कराहने की आवाज सुनी। उस शख्स ने जब आवाज का पीछा किया तो देखा कुमुद अपने ही खून से लथपथ झाड़ियों के बीच दर्द से कहरा रही थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। इतना कहकर वो शख्स कुमुद को अपना सहारा दे अपने साथ लेकर चल दिया। कुछ दूर साथ चलने पर कुमुद ने जब अपना होश संभाला तो देखा जिस शख्स का सहारा ले वो अस्पताल जा रही थी उस शख्स के जिस्म पर इंडियन आर्मी की वर्दी है, जिसे देख कुमुद को सुकून मिला। उसे यकीन हो गया था कि अब वो एक भरोसेमंद और सुरक्षित हाथों में है। कुमुद उस ऑफिसर से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी ऑफिसर ने कुमुद से कहा, तुम्हारा नाम क्या है और इतनी रात को बीच हवा में क्या कर रही थी? ऑफिसर की बात सुन कुमुद बोली, ऑफिसर, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। इंडियन आर्मी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए यहाँ पर आई थी। मेरा क्रू तो 2 दिन बाद आने वाला था, लेकिन मैं अपने कैमरामैन को अपने साथ लेकर आ गई थी, पर वो भी किसी कारण से मेरे साथ नहीं आ पाया। मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन मेरी हालत ही ऐसी हो गई कि लगता है सरप्राइज तो छोड़ो, अब तो फिल्म भी नहीं बन पाएगी। कुमुद ऑफिसर को अपनी सिचुएशन से अवगत कराते हुए उसे सारी बातें बता रही थी कि अचानक ही उसे भी अंधेरे जंगल में 2 चमकती आंखें दिखी जो उन्हीं का पीछा कर रही थी। लेकिन इससे पहले कुमुद इस बारे में ज्यादा सोच पाती, ऑफिसर ने कुमुद से फिर से कहा, सरप्राइज, वो भी इस जंगल और खाई के बीच? काफी डेयरिंग लड़की हो तुम। तुम्हें तो रिपोर्टर नहीं बल्कि इंडियन आर्मी में होना चाहिए। ऑफिसर की बात सुन कुमुद के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे किसी अनहोनी का भी एहसास हो गया, जिसे याद कर कुमुद ने गर्दन झुकाए ऑफिसर से बस इतना कहा, ऑफिसर, वो जिस कैमरामैन की बात मैंने आपसे करी थी वो ही मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं खुद उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगी और अगर उसने हाँ कर दी तो मैं उसे अपने बच्चे के बारे में बताऊंगी, वरना देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल बस मैं जल्दी से ठीक होना चाहती हूँ। कुमुद ऑफिसर को अपना अतीत दिखा रही थी कि एक बार फिर कुमुद को जंगल में चमकती आंखें दिखी जो लगातार बड़ी होती जा रही थी, जिसका मतलब साफ था कि वो आंखें अब कुमुद और ऑफिसर के पास आती जा रही थी। वो आंखें इतनी भयानक थी जिसे देख कुमुद ने डरते हुए अपनी आंखें भींच ली और आहिस्ता ही ऑफिसर के कान में कहा, ऑफिसर, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुझे बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही हैं जो बहुत डरावनी और खूंखार है। ऑफिसर, मुझे डर लग रहा है, कहीं इस बार वो बूढ़ी औरत का साया मुझे मार ही ना डाले। अपनी मौत का सोचकर एक बार फिर कुमुद की आंखें नम हो गईं, पर ऑफिसर ने कुमुद को भरोसा देते हुए कहा, तुम डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर ऑफिसर और कुमुद वापस मुड़ पूरे जंगल को गौर से देखने लगे, पर किसी को भी काले अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही ऑफिसर और कुमुद फिर चलने को हुए तो कुमुद की डर के मारे चीख निकल पड़ी। वो दोनों चमकती आंखें अब ऑफिसर और कुमुद के सामने थी, जिसका अब एक पूरा शरीर भी था। ऑफिसर इससे पहले कुछ कर पाता, सामने खड़े उस शख्स ने ऑफिसर की आंखों पर कुछ फेंका, जिससे वो ऑफिसर एक पल के लिए अंधा हो गया। उसकी आंखें चलने लगी, वो भी दर्द में तड़प रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो शख्स कुमुद को बड़ी बेरहमी से बालों से पकड़ घसीटता हुआ खाई की ओर चल दिया। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हो तुम? कुमुद उस शख्स से गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, पर उस शख्स ने कुमुद की एक नहीं सुनी और उसे घसीटता हुआ खाई के किनारे पर ले आया। कुमुद अब उस शख्स को अपने सामने देख रही थी, जिसने अपने चेहरे पर बेहद डरावना सा मास्क पहना हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। उस शख्स ने कुमुद को खाई के किनारे पर खड़ा कर दिया और कुमुद के गाल सहलाते हुए बस इतना कहा,
गुड बाय माय लव कुमुद। कुमुद इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी, पर इससे पहले वो उससे कुछ कहती, उस नकाबपोश शख्स ने कुमुद को जोर के धक्के से खाई से नीचे फेंक दिया। कुमुद एक चीख के साथ खाई से नीचे गिर गई। कुमुद की चीख सुन वो नकाबपोश शख्स जोर जोर से हंसने लगा था। वो हंसते हुए वापस मुड़ा ही था कि तभी कुछ उसने ऐसा सुना जिससे उसका सारा बदन ठंडा पड़ गया। उसका खून जमने को हो गया था। रोहन, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? अरे तुम तो मेरे से सच्चा प्यार करते थे ना, फिर मुझे मारना क्यों चाहते हो तुम? रोहन, अब तो मुझे खुद पर घिन आने लगी है। अफसोस कभी मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया था। रोहन भी जान गया था कि आवाज कुमुद की है। वो कांपता हुआ पीछे मुड़ा तो देखा ऑफिसर खाई से निकल रहा है और उसकी गोद में कुमुद है, जिसे ऑफिसर ने रोहन के सामने ही खड़ा कर दिया था। कुमुद को बिल्कुल सही सलामत देख उसके होश ठंडे पड़ गए। रोहन ने तुरंत ही अपना मास्क उतार दूर फेंका और अपनी बंदूक निकाल कुमुद पर तान दी। तुम जैसी रोहन के आगे पीछे घूमती हैं, मैं कभी भी किसी एक का बनकर नहीं रहा, पर तुम तो गले ही पड़ने लगी। मुझे पता है कुमुद, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल किए, पर तुम बच गई। मैंने तुम्हारे बालों और कपड़ों से तुम पर काला जादू कराया, लेकिन तुम फिर भी बच गई। पर अब और नहीं, अब तुम मरोगी और मैं तुम्हें मारूंगा, वो भी अपने हाथों से। रोहन कुमुद से कहते हुए उस पर गोली चला देता है, पर एक भी गोली कुमुद के जिस्म को छू भी नहीं पाई, क्योंकि ऑफिसर एकदम से कुमुद के सामने आ खड़ा हुआ था और सारी गोलियां ऑफिसर के जिस्म में ही दबी रह गईं। हम जैसे जवान दिन रात सीमा पर तैनात रहते हैं, अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन तुम जैसे दरिंदे जब देश के अंदर ही घूम रहे हैं तो कैसे कोई चैन से रह सकता है? इतना कहकर ऑफिसर रोहन को पकड़ वापस खाई के ऊपर हवा में ले आया। रोहन की नजर जब सैकड़ों फीट गहरी खाई पर गई तो उसकी रूह कांप गई। उसे तुरंत ही इस बात का एहसास हो गया था कि उसकी मौत उसके आसपास ही है। कुमुद, मुझे बचा लो कुमुद, ये ऑफिसर मुझे खाई में गिरा देगा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तुम कहो तो मैं अभी तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ कुमुद, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखूंगा। रोहन को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख कुमुद ने अपना मुंह फेर लिया और रोहन को सुनाते हुए बोली, रोहन, मेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है और उसे मैं अकेले ही पालूंगी। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी परछाई, तुम्हारी कोई भी याद मेरे बच्चे पर ना पड़े। बस आज, अभी और इसी वक्त मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कुमुद के कहते ही ऑफिसर रोहन को खाई में छोड़ देता है, जिसकी चीख सुन कुमुद भी समझ जाती है कि रोहन का अंत हो चुका है। कुमुद ने जब वापस पलट कर देखा तो उसे ऑफिसर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। अपनी फिल्म की रिसर्च के दौरान कुमुद को यह पता चला कि जिस ऑफिसर ने उसकी जान बचाई थी, उसे इंसाफ दिलाया था, उसका नाम हरभजन सिंह है, जो 1968 में शहीद हो गए थे। लेकिन आज भी इनकी आत्मा देश की सीमा पर तैनात रहती है। कुछ ऐसी ही घटनाएं घटने लगी कि इनके साथी और सीनियर्स को इन्हें जीवित मानते हुए इनकी सारी सेवाएं जारी रखनी पड़ी। इनका बनकर, इनकी वर्दी, इनकी ड्यूटी, इनकी छुट्टियां, इनकी तैनाती और इनकी सैलरी सब पहले की तरह जारी रखा गया, जैसा इनके शरीर छोड़ने से पहले रहता था। डोडो टीवी की एक छोटी सी कोशिश से हम हरभजन सिंह और देश के हर जवान को शत शत नमन करते हैं। सभी देशवासियों को 76वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।